सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, उसके पूरी तरीके से हम अपनी क्लास 12th के अंदर 5 एक्टिविटी देखते हैं, जिसमें से आपने प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब आप इसमें टर्शियरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्वार्टरनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, और एक 5th लेवल की एक्टिविटी होती है, बोलते हैं क्विनरी एक्टिविटी, जिसे हम पंचम क्रिया भी बोलते हैं। लेकिन आप अगर इतना सा भी समझ लेते हैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए क्वार्टनरी एक्टिविटी समझना और क्विनरी एक्टिविटी समझना, और साथ में टर्शियरी एक्टिविटी समझना। आप 5th लेवल वाला पार्ट समझे भी ना तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 6th लेवल वाले अभी कोई एक्टिविटी को ढूंढने के कोई लाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम टर्शियरी एक्टिविटी को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसमें किस तरीके से एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे भारत के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो आप किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी टाइप की सर्विस लेते हैं। आर्टिस्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डेंटिस्ट है, बेकर है, डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियंस है, ब्यूटिशियंस है, कोच है, फायरमैन है, बैंकर है। अब आप इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्वार्टनरी एक्टिविटी के अंदर या टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर पूरी तरीके से प्रोडक्शन होता है, कुछ भी चीज बनती है, चाहे कुछ भी चीज हो, और फिर उसमें एक्सचेंज होता है, बाइंग या सेलिंग उसमें देखा जाता है। और प्रोडक्शन के अंदर बाइंग और सेलिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर एक और चीज इंक्लूड होती है, वो एक तरीके की सर्विस होती है। ठीक है, तो आपने समझना सिंपल सा क्या है, समझना सिंपल सा ये है कि टर्शियरी एक्टिविटी इज जस्ट लाइक अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर आप किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर है, टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्किल का इस्तेमाल करके आपको टीच कर रहा है ना, सो दिस इज द सर्विस सेक्टर। यानी कि आपने देखा होगा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम नेचुरली चीजों का इस्तेमाल करते हैं या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उस रॉ मटेरियल से मतलब सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर चीजों को बनाते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम उसमें थोड़ा सा इनपुट डाल देते हैं। थोड़ा सा इनपुट डालने के बाद उससे एक नई चीज क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ आपने गेहूं उगाया, आपने कुछ भी नहीं करा। गेहूं उगाने के बाद आपने क्या करा, उसमें थोड़ा सा इनपुट डाला, और इनपुट डालने के बाद आपने उसे आटा बना दिया। सो दिस इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर अब आप उसे बेचेंगे। सो दैट इज वाई यहाँ बेचने का मतलब सामान को सर्विस देने से रिलेटेड है, और यहाँ पे बेचने के लिए आप अपना सर्विस यानी कि अपना टैलेंट भी बेच सकते हैं। सो दैट इज वाई टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर एक स्किल्ड लेबर भी आ सकता है, सेमी स्किल्ड लेबर भी आ सकता है, और प्रोडक्शन का सेल और परचेज भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए आपको सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, तो इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे इस्तेमाल करी है ताकि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ सके। अब टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर ब्रॉडली बहुत सारी चीजें कवर होती है आपकी बुक के अंदर, लेकिन आपको 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड बात होगी। उसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो है आपका पूरी तरीके से कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन दैट मीन संचार, और क्योंकि ये भी हमें एक टाइप की सर्विस देता है, दैट इज वाई हम इसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आगे बात करेंगे, और फिर टूरिज्म के भी आगे हम जाके बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट आता है। और सर्विस सेक्टर इज इक्वल टू टर्शियरी एक्टिविटी। इतना सा आपको समझ लेना चाहिए और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्योंकि हम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और सर्विस में सामान को बेचना खरीदना एक आम बात होती है, इसलिए ट्रेड जो है उसका एक हिस्सा बना हुआ है। ट्रेड या कॉमर्स जो है उसका एक हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ट्रेड के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी आइटम को खरीदना या बेचना।
इसीलिए आप देखते हैं कि टाउन्स के अंदर, सिटीज के अंदर, ऑल दीज वर्क टेक प्लेस नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। मतलब होता क्या है कि कहीं पे भी ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है तो वहां पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है, और जहां पे सामान को खरीदा या बेचा जाता है उसको हम ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। अब ट्रेडिंग सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ गांव देहात के अंदर या बड़े बड़े मॉलों के अंदर या कहीं अच्छी हाईफाई सोसाइटी के अंदर ही होता है। याद रखिएगा ट्रेडिंग सेंटर हर जगह होता है, अपने लेवल पे होता है। मतलब जो इलाका गांव के अंदर आ जाता है उसको रूलिंग मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं, और जो इलाका शहर जैसे इलाकों के अंदर, कहाँ पे, शहर जैसे इलाकों के अंदर आता है उसको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं। देखिए अगेन वही बात आ रही है, सर्विस की बात आ रही है। सर्विस इज जस्ट लाइक अ टर्शियरी एक्टिविटी, और सर्विस के अंदर सामानों को खरीदना या बेचना एक इनिशियल पार्ट होता है। सामानों को खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडिंग का होना जरूरी है। ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग सेंटर होंगे, ट्रेडिंग सेंटर होंगे तो ट्रेडिंग सेंटर एक जगह नहीं होंगे, ट्रेडिंग सेंटर गांव में भी होंगे और ट्रेडिंग सेंटर शहरों के अंदर भी होंगे। तो जो गांव के अंदर ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे उनको हम रूरल मार्केटिंग सेंटर बोलेंगे, जो शहरों के अंदर ट्रेडिंग सेंटर होंगे उनको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर बोलेंगे। अब रूरल मार्केटिंग सेंटर में जहाँ पे सर्विस होती है, सामान को खरीदा या बेचा जाता है, वो किस टाइप के होते हैं, और अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर जहाँ पे सामान को खरीदा या बहुत बड़े लेवल पे खरीदा या बेचा जाता है उसमें किस तरीके के वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। आइए पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूरल मार्केटिंग सेंटर। आप गांव देहात में जो भी बच्चे यूपी बिहार जैसे इलाकों से बिलोंग करते होंगे या जो भी थोड़े बहुत देहाती इलाके से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे आसपास छोटी छोटी मंडियां लगती हैं। मंडियां लगती है बिल्कुल मंडियां लगती है भाई, मंडीज लगती है। वहाँ पे रिटेलिंग चीजें बहुत ज्यादा मिलती है हमें, रिटेल में बहुत ज्यादा, आलू प्याज भिंडी टमाटर, ये छोटी मोटी संडे मार्केट जैसे दुकानें, ये ज्यादा डेवलप नहीं होती है, ये अल्प विकसित होती है। क्या होती है? अल्प विकसित होती है। इसमें नॉर्मली बिहार पे ही काम होता है। व्यापारी बड़ी बड़ी मंडियों से सामान लेके आते हैं और मंडियों में सामान छोटी मंडियों में रखते हैं। ये आसपास की आपकी जो मार्केटिंग होती है, यहाँ पे थोड़ा सा सामान ज़्यादा बिकता है तो वहाँ सारे गांव के लोग या जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे ही रोजमर्रा के सामान खरीदते हैं, जो आपके आसपास की दुकानों में, आपके आसपास के इलाकों में नहीं मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूरल मार्केटिंग सेंटर, जहाँ पे कपड़ा सामान, थोड़ा बहुत वैसा रोजमर्रा का सामान या सब्जियाँ या कपड़े या स्टेशनरी शॉप्स, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर जाके मिलती हैं। हालांकि मैंने मंडीज में एग्जांपल ले लिया है, बाकी और भी चीजें हो सकती है, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन बिकॉज इट इज अ प्लेस ऑफ अ सर्विस, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सामान बनाया या इनपुट देके दोबारा खरीद नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामान को लाके बेचा या खरीदा जा रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और याद रखना कि ये पूरी तरीके से ये जो महत्वपूर्ण केंद्र है ये गुड्स और सर्विसेज के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ये वो दुकानें होती हैं जो डेली लगती है, डेली लगती है, यहाँ पे डेली सामान खरीदे या बेचे जाते हैं। लेकिन इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने रोजमर्रा की चीजों को ही खरीदता है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि रोजमर्रा के अलावा भी इंसान जो होता है अपने सामान को बहुत बड़ी मात्रा में और सस्ता खरीदना चाहता है, बहुत ज्यादा खरीदना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो वेट करता है, किसका वेट करता है? वो पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर्स। पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर होते हैं, हमारे यहाँ पे संडे मार्केट लगती है हर हफ्ते, वीकेंड में एक दिन दुकान लगती है, सिर्फ पीरियोडिक मार्केट सेंटर बोलते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटरवल के हिसाब से सिचुएटेड होती है। यहाँ पे भी सामान जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंसान आता है, चीजें खरीदता है, और यहाँ पे सामान जो है ना आप देखते हैं और सस्ता मिलता है। और ये रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर आता है। यहाँ पे इंसान कपड़े, लत्ते, जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं जो बहुत बड़े स्टॉक्स में खरीदना चाहता है इंसान, वो खरीद लेता है। अब संडे मार्केट नहीं, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, बहुत टाइप की मार्केट अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे लगती है। तो आपके वहाँ पे भी लगती होंगी, आई होप सो। और सभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है, लोगों को काफी बड़ी मात्रा के अंदर सामान मिल जाता है, बहुत सारे रीजन हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अर्बन मार्केटिंग सेंटर की। देखिए ये भी सेम वैसा ही सेंटर है, बट ये अर्बन में है, थोड़े शहरी इलाकों के अंदर है। तो रूरल मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत इसका हिसाब किताब ठीक होगा, बट दिस इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर का ये स्पेशलाइज फॉर द अर्बन सर्विस के लिए होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि सर्विस और गुड्स जो है स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा ही अवेलेबल होता है। ये वैसी मंडियों की तरह नहीं होता जो गांव की मंडियों की तरह होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड जो है वो स्पेशली मार्केट डेवलपर के द्वारा ही स्पेस में बनाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रेडिंग और सेंटर जो होते हैं गाँव के कंपेरिजन में अर्बन सेंटर्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से साफ सफाई से मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है। इतना सा आपने समझ लेना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि
कि गांव के अंदर कोई मार्केट लगती हो या शहरों के अंदर कोई मार्केट लगती हो, तो गांव या शहरों के अंदर इंसान अपनी अपने फैसिलिटीज के हिसाब से सामान को परचेज करता है। कोई कम परचेज करता है, कोई ज्यादा परचेज करता है, चाहे वो अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर हो या रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर हो। तो यहाँ पे वो नोटिस करेगा कि अगर वो सामान सिर्फ और सिर्फ अपने ही पर्सनल यूज के लिए, अपने ही घर के लिए, अपने ही सिर्फ और सिर्फ भाई बंद के लिए, अपनी ही फैमिलीज के लिए सामान लेता है, तो अलग अलग तरीके से खरीदता है। एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होता है होलसेल ट्रेडर। याद रखना, ठीक है। रिटेल ट्रेडर यानी कि फुटकर व्यापार, मतलब इसमें व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंसान चाहे सामान खरीद रहा हो, कम खरीद रहा हो या ज्यादा खरीद रहा हो, तो अगर वो सामान कम खरीद रहा है पर वो व्यापार के लिए, सर्विस के लिए खरीद रहा है, तो वो रिटेल ट्रेड हो गया। लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीद रहा है, तो वो होलसेल ट्रेड हो गया। ठीक है, होलसेल ट्रेड हो गया। अब होलसेल ट्रेड गांव के अंदर और शहरों के अंदर दोनों जगह होते हैं, उसे हम समझ लेते हैं। आपकी बुक के अंदर इसको उस तरीके से नहीं समझाया हुआ। देखो, रिटेल ट्रेड क्या होता है, आपने घर रोजमर्रा के सामान के लिए अपने आसपास की मंडियों से या आसपास के बड़े बड़े अर्बन इलाकों की कैंटीनों से आपने सामान खरीदा। इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जिसमें आप पूरी तरीके से एक फिक्स प्राइस में अपने स्टोर से जाके खरीद लेते हैं, और यहाँ पे फिक्स प्राइस के अंदर सामान रखा होता है। आप रिटेल के हिसाब से रोजमर्रा के सामान डेली जाके भी खरीद सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होलसेल ट्रेड में क्या होता है, होलसेल ट्रेड के अंदर आप बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीदते हैं। ये रिटेल ट्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा मैं कैसा हूँ कि ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप रिटेल में अपने आसपास की शॉप से कुछ भी खरीदा हो, चाहे किसी प्रकार का प्रोडक्ट हो, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो होलसेल ट्रेड होता है ना, उसके कंपैरिजन में, होलसेल ट्रेड के कंपैरिजन में रिटेल ट्रेड जो होता है वो कम होता है। होलसेल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें होलसेल ट्रेड के अंदर, होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि सामान बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बल्क बिजनेस के लिए जो शॉप्स होती हैं, जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाज होती है, इंसान वहां से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी सामान बन रहा है, फैक्ट्री में कोका कोला बन रहा है, फैक्ट्री के अंदर कोका कोला बन के तैयार हो गया। होलसेल ट्रेडर क्या करता है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री से ट्रक के कंटेनर उतरवाता है और पूरी तरीके से वो एक ही बारी में उसको किसी शॉप में या किसी वहां पे बेच देता है। लेकिन रिटेल शॉप में क्या होता है, रिटेल के अंदर हम कुछ ही मात्रा के अंदर प्रोडक्ट को उठाते हैं घर के सामान के लिए, छोटी छोटी दुकानों के लिए। लेकिन होलसेल ट्रेड के अंदर हम बहुत बड़ी मात्रा में उठाते हैं, लेकिन फिर ये नॉर्मल दुकानों के पास फिर आपको खरीदने के लिए से मिल जाता है। तो आप कितनी 5-6 कैन खरीद सकते हैं, 5-6 बोतल खरीद सकते हैं। तो ये भी रिटेल ट्रेड के अंदर नहीं आएगा। रिटेल ट्रेड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसमें आप ना तो ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर, ना बहुत ज्यादा कम मात्रा के अंदर सामान को खरीदते हैं। रिटेल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जिसमें आपने नॉर्मली फुटकर में खरीदा है, फुटकर में मतलब आपका ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, और होलसेल ट्रेड के अंदर आपने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीद लिया है। तो इसीलिए क्योंकि सर्विस देना है आपको, आप वो कैसे भी सर्विस दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमने पिछली क्लास के अंदर काफी कुछ समझने की कोशिश करी थी, मतलब क्योंकि टर्शरी एक्टिविटी पूरी तरीके से एक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। दैट इज वाई इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वो सारी बातों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, आप सभी को पता है कि आप कोई भी सर्विस ले लीजिए, कोई भी सर्विस ले लीजिए दुनिया के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ टर्शरी एक्टिविटी। क्योंकि सर्विस से आप सभी को पता है कि यार जो भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो भी हमें एक प्रकार की कहीं ना कहीं सर्विस ही देता है ना। ट्रांसपोर्ट भी तो हमें एक प्रकार की सर्विस ही देता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, सामान को, मटेरियल को, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, या किसी भी जो भी फिजिकल चीजें जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाई जा सकती है, उन सभी चीजों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। और आपको पता है कि जो चीजें हम सिर्फ और सिर्फ एज अ सर्विस के रूप में इस्तेमाल करते हो, उन्हें हम सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी एक्टिविटी के हिस्से में रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, किसी भी सामान को लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कैसा भी हो सकता है। मैंने सारी इमेज में सभी का इस्तेमाल कर लिया, आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझने के लिए। वैसे तो चैप्टर भी बहुत आसान है, लेकिन अपनी सुविधाओं और सेवाओं के लिए अगर हम लोग परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देखें हम लोग, तो हमें चाहिए क्या, हमें ऐसी सर्विस चाहिए जो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे सामान को या बहुत सारे लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली इनहेंस बाय द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यूज बढ़ती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई सामान अमेरिका से आना है, अमेरिका से अगर आना है तो सिंपल सी बात है, बाय एयर या बाय शिप से आएगा और मुंबई पे लैंड होगा, देन फाइनली आपके पास आसपास के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एक सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है।
तो यहाँ पे वो सर्विस जो है वो आपके लिए ऐसे चार्ज करेगा कि कॉस्ट डिस्टेंस आपके लिए चार्ज हो जाता है। होता है ना कि आपने कोई भी पैकेट जो है, अगर मान लीजिए कि 1500 रुपए का मंगाया है, 1500 रुपए उसकी प्राइस है, लेकिन अमेजोन वाले डायरेक्टली उसमें 1500 चार्ज ना करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा लेंगे ना आपसे, तो उसे हम कॉस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। कॉस्ट डिस्टेंस के अंदर किलोमीटर, कितना किलोमीटर आ रहा है वो, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा वो मैटर कर जाता है। और उसके हिसाब से हम लोग आज के मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो स्पीडली हमें सामान को सही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो वहां पे ये चीजें मैटर कर जाती हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि जितना वैल्यूएबल मटेरियल होगा और जितनी दूर से और जितना ज्यादा समय लग रहा होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन जैसे सर्विस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं। और यहाँ पे अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन को अगर इफेक्ट करने वाले कारण कौन से हो सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई भी सामान अगर लेना है आपको, तो डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन वहीं पे ज्यादा डेवलप हो पाएगा जहां पे किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है। व्यक्ति लार्ज पॉपुलेशन साइज, ग्रेटर डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब दिल्ली है, जैसे कि दिल्ली है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड दिल्ली के अंदर ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस का सिस्टम होगा ना, वो ज्यादा डिमांड में आएगा। हालांकि अगर आप ऐसे ही लद्दाख या जम्मू कश्मीर या थोड़े से हिली साइड वाले इलाके पे जाएंगे, तो वहां पे डिमांड तो है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, क्योंकि वहां पे सड़कें ही उस तरीके से बनाई नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन वहां पे कहाँ डिमांड कर पाएगा, है ना। तो इतना आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। दूसरा, रूट मैटर कर जाता है। रूट क्यों? क्योंकि लोकेशन होता है। देखिए जो फ्लैट सरफेस होता है ना, फ्लैट सरफेस के ऊपर गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है ना, क्योंकि बाय लोकेशन ऑफ द सिटी, टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स और उसके बाद रॉ मटेरियल, जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती है ना, वहां तक तो इंसान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बिछाने की कोशिश करता है। लेकिन जहां पे ज्यादा चीजें डिमांड में ना हो, जहां वैल्यूएबल रिसोर्स ना हो, मेन सिटीज ना हो या रिलीजियस प्लेसेस ना हो, तो वहां तक हम रोड कनेक्ट करने की कभी सोचते भी नहीं है। आप अपने गांव देहात में देख लीजिए, यूपी बिहार साइड के अंदर, तो क्या गांव के अंदर अंदर पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या सही तरीके से आ चुका है? नहीं। अभी भी गांव के बहुत सारे ऐसे बीहड़ इलाके पड़े हुए जहां पे रोड ही नहीं है। तो सोचिए जहां रोड नहीं है, तो वहां क्या कहते हैं, कहां से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ पाएगा। तो ऐसे चैलेंजेस सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखने पड़ते हैं। डिमांड जहां पे होगी, मतलब समझ रहे हैं ना, जहां डिमांड होगी वहीं सप्लाई होती है। इसीलिए जहां डिमांड होगी, तो आप देखेंगे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे प्लेसेस पे, चेन्नई, ऐसे प्लेसेस पे क्यों डिमांड ज्यादा है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुकी हैं वो, है ना। तो इसीलिए ग्लोबली कनेक्ट है हर जगह से, हर रूट से, इसी वजह से वहाँ डिमांड ज्यादा होती है, रूट भी मैटर कर जाते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करने वाले कारण, जो मेन 2 कारण हो सकते हैं, वो हम ये 2 कारण लिख सकते हैं, और यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं आपके समझने के लिए। अब कम्युनिकेशन की बात करें, आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी। सलमान खान की मूवी में जा कबूतर जा, पहले प्यार का पहला खत दे के उसे आ, समथिंग लाइक दिस। तो एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं अगर चंगेज खान के टाइम पीरियड की बात बोलूं, तो वहां पे भी उस टाइम पीरियड पे कबूतर के थ्रू संदेश को ले जाया और लाया जाता था। एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सर्विस। आपने पता होगा, अपने हिस्ट्री के अंदर जो बच्चे मेरा हिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं, उनको पता होगा कि मैंने उसमें एक क्या कहते हैं, उल्लुक करके एक सिस्टम बताया था, उल्लुक, और एक दावा बताया था, अगर आपको याद हो। तो उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि देखो आज की डेट में तो क्या है, खटाखट अपने फोन घुमाया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सेलफोन 24 घंटे आपके फोन में है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। घर पे लैंडलाइन कनेक्शन है, नहीं तो फिर फोन सभी के पास है, सभी तुरंत कम्युनिकेट कर लेते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जल्दी से। लेकिन अगर एंशिएंट टाइम पीरियड पे जाए, तो ये व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पहले उल्लुक और दावा करके एक सिस्टम आता था। उल्लुक में क्या होता है कि घोड़ा भागेगा, दावा के अंदर क्या होता है, इंसान भागता हुआ जाएगा, मैसेज पहुंचाएगा। फिल्मों के अंदर कबूतर भेजे जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, कोई खून से लिखे हुए खत लिख रहा है और फिर भेज रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्विस। और कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन के अंदर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिस्क्राइब्ड मैसेज एंड द हेल्प टू मेक कम्युनिकेट डिपेंड ऑन द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए हुआ ये सिंपल सी बात थी कि कम्युनिकेशन पहले क्या होता था, आप तार लिखते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आती कैसी थी, चिट्ठी बहुत दूर दराज से कोई बंदा लिखता था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चिट्ठी डाके के पास जाती, डाके तुम्हारे घर तक पहुंचाता था, बहुत लंबा प्रोसेस लगता था, समझ रहे हैं। अब
चुटकियों के अंदर एक मैसेज एक सेकंड के अंदर दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है। तो मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन के इन्वेंशन को, राइटिंग के इन्वेंशन को हमने इतना ज्यादा आसान कर दिया है, जिससे परिवहन, जो चीज ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड होती थी, अब वो उस पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। अब कम्युनिकेशन पूरी तरीके से इतना ज्यादा आसान हो चुका है कि लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इतनी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ फोन ही लग रहा होगा, जबकि दूर संचार के अंदर अगर आज की डेट में हम देखें तो टेलीफोन है, टेलीफोन के अंदर लैंडलाइन मोबाइल है, और उसके बाद ऑडियो विजुअल है, ऑडियो विजुअल के अंदर फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, ये भी तो कम्युनिकेशन का स्किल है। प्रिंटेड मीडिया है, न्यूज है, मैगजीन है, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं, और इन सभी से आप कोई ना कोई सर्विस लेते हैं, है ना। तो एवरीथिंग जिससे आप सर्विस ले रहे हैं वो एक सर्विस का हिस्सा होता है, और इसीलिए इसे हम सभी लोगों को हम टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर डालते हैं इसे। तो देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इफ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हम नोट्स शेयर करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर्विस के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चीज मैटर कर जाती है, उसके बाद जनता तो जो भाई लेगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज एंड पीपल की वजह से पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर चल पा रहा है पूरी तरीके से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देखो, कोई भी बंदा सर्विस दे रहे हैं, कोई भी बंदा, आप अपने लोकल लाइफ में चले जाइए, आसपास किसी भी चीज के लिए अगर आप जो भी पैसा दे रहे हैं, आप जो भी चीज अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो एक सर्विस है। मतलब अगर आप पानी की बोतल खरीद के पी रहे और वो आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो भी एक सर्विस है ना, तो वो भी एक सर्विस है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जनता जो है पूरी तरीके से अपने पर्सनल कंज्यूम के लिए जो भी अफोर्ड कर पाती है वो एक सर्विस के रूप में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिज, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, ये सारी चीज, कस्टमर केयर सर्विस, सब कुछ जो है, जो भी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं अपने दिनचर्या के अंदर, ये सारी इंडस्ट्रीज ना पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर के अंडर में ही आती है। मतलब एक होता है ना, आपने कहा यार मेरे फोन में नेट नहीं आ रहा है, चलिए कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। तो कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप तो कस्टमर केयर को पैसा नहीं दे रहे ना, लेकिन कस्टमर केयर सर्विस जो है वो आपको सर्विस दे रही है एक तरीके की, आपकी समस्या का जो हल हो रहा है पूरी तरीके से वो आपकी मदद कर पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सर्विस। तो इसीलिए सर्विस के पार्ट में आता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसका लेखा जोखा हमारे पास होता है, जिसका पैसे का मेंटेनेंस हमारे पास होता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी दुकान से 10 रुपए दिए और आपने 10 रुपए की मैगी खरीद ली। अगर 10 रुपए की मैगी खरीद ली तो 10 रुपए का रिकॉर्ड है कि वो दुकानदार के पास आया, दुकानदार ने आपको सामान दिया है, उसके बाद आपने क्या करा कि वो आपके रिकॉर्ड में और देश के खाते में भी आ गया है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिन एक्टिविटी का रिकॉर्ड पूरी तरीके से कानूनी तौर पे किसी के पास नहीं होता है, और उसे हम ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म है, थोड़ा सा याद रखिएगा। मतलब अगर कोई बंदा आलू प्याज बेच रहा है और उसमें स्मगलिंग कर दी, कोई बंदा घर के अंदर गुलामी कर रहा है, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है नॉन फॉर्मल सेक्टर के अंदर आती है, जिसे हम ग्रे इकोनॉमिक का हिस्सा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग टर्म है, आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ था, तो मैंने कहा इसको समझा दो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर है, एक्टिविटी के अंदर मोर डेवलप्ड कंट्री हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर इन एम्प्लॉयड इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्री। अब पता है ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की। अगर आप देखें आज की डेट में जापान की पॉपुलेशन देखें, अगर आप जापान की पॉपुलेशन के अंदर हमारी पॉपुलेशन कई गुना ज्यादा है, लेकिन जापान की पॉपुलेशन के अंदर जापान के लोगों ने ज्यादातर अपने जापानी लोगों को पूरी तरीके से क्या कर रखा है, हाईली स्किल्ड कर रखा है, और लोगों ने अपने लोगों को पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर जैसे एक्टिविटी के अंदर पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। और आज की डेट में हमारा इंडिया फिर भी एग्रीकल्चर के अंदर लगा पड़ा है। हालांकि एग्रीकल्चर छोड़ना कोई बुरी बात ना हो, मतलब पकड़ के रखना कोई अच्छी बात नहीं है या बुरी बात नहीं है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर छोड़ना बहुत ज्यादा बुरी बात हो सकती है, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा और इवन हमारे साथ भी बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए कि वो एज ए इन्वेंशन पे काम सके। टैलेंट जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, घर सड़े सड़े पड़े लोगों का टैलेंट खराब हो रहा है, और जो बेचारे टैलेंट लेस लोग हैं वो पता नहीं जाने मेरी जाने मन बचपन का पाए मेरा भूल मत जाना रे वो चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हमें सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए प्राइमरी एक्टिविटी के कंपैरिजन में। हालांकि हो तो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के अंदर नहीं हो पा रहा है। अगर हम दूसरी यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में देखें, तो अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन के अंदर हमारी कंट्री हमेशा लेस पे ही आई है, क्योंकि वो कंट्री हमेशा पूरी तरीके से अपने आप को, कोई भी इन्वेंशन ले लीजिए, आप कुछ भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद गूगल, ये सब कौन बना रहा है? ये सब हमारी इंडिया की बनाई हुई चीजें तो नहीं है ना, ये सारी चीजें बाहर की बनाई हुई है, और दे आर ऑल्सो गिविंग द सर्विस टू अस, और हम उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश ऐसे इनिशिएटिव को क्यों नहीं कर पाता है जो सर्विस सेक्टर के अंदर उसको एक अलग ही बाउंस बैक लेके आए, और लेके आए कि हाँ यार मेरा भारत मात्र, वहां एक अच्छा लगता है कि यार चलो ओलंपिक
के अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर अगर मेडल लेके आ रहे हो तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा कौन रहा है? बाहर की कंट्रियां। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, ऐसे ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रही है जो हमारा इंडिया सोच भी नहीं सकता। तो ऐसी चीजों पर शायद से हमें फोकस करना चाहिए। और ज्यादातर लोग अगर एग्रीकल्चर के सिस्टम में एंगेज है तो वो बुरा नहीं है, और वेस्टर्न कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर नहीं होता, ऑफकोर्स होता है, पर टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी कि सर्विस सेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से तत्पर तैयार रहना चाहिए और हमें काम करते रहना चाहिए। अब उसके बाद सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा सबसे जाना माना, वन ऑफ द माय फेवरेट, जो घूमना जिसको पसंद है, टूरिज्म। और यहाँ पे टूरिज्म इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ सर्विस सेक्टर सॉरी। यहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज की डेट में इसलिए हो चुका है क्योंकि इंसान पूरी तरीके से घुमक्कड़ हो चुका है, वो घूमना चाहता है। और यहाँ पे टूरिज्म इज अ ट्रैवल अंडरटेक फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन rather than business. It become the world single largest tertiary activity. याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आए ना तो यही टिक करना है आपने, मतलब दुनिया की आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर सेवाओं में से टूरिज्म आज की डेट में सबसे अपर हो चुका है, और आज की डेट में काफी अरबों रुपया कमा रहा है ये सेक्टर। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, इटली को इतना साफ सुथरा क्यों बनाया जाता है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए। तो दीपिका पादुकोण वहां जाके शादी क्यों करती है, विराट कोहली जी वहां जाके शादी क्यों करते? इसीलिए तो क्योंकि लोगों को लगना चाहिए ना कि टूरिज्म एक ऐसा प्लेस है। अब हमारे इंडिया के अंदर कोई आता है तो भैया सिर्फ ताजमहल देखने जाएगा, लेकिन ताजमहल से फिर भी हमें देखो, हम किसी की आंखें सिखवा रहे हैं, इन द सेंस हम किसी को अच्छा प्रतीत करवा रहे हैं, अच्छा फील करवा रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके का सर्विस हो गया ना। तो कुछ बच्चे दूसरा और भी सोच सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट मत सोचिएगा कि वो भी तो अच्छा फील करा रहे हैं, वो भी क्या एक सर्विस है, ऑफकोर्स वो भी एक सर्विस हो सकती है, बट ये वो वाली सर्विस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पे टूरिज्म एक ऐसा सर्विस है जब इंसान घूमने के लिए किसी प्लेस पे जाता है, जब वो काम से बिल्कुल परेशान हो जाता है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना चाहता है, तो ऑफकोर्स कंपनियां पैसे देती हैं अपने एम्प्लॉयज को। टीचर्स आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो करिकुलर एक्टिविटी के अंदर एजुकेशनल टूर होता है, एनसीसी के अंदर, स्क्वाड्स के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब माइंड फ्री होना जरूरी होता है ना। दैट इज व्हाई टूरिज्म आज की डेट में एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है, और ये भी एक सर्विस सेक्टर का हिस्सा बन चुका है। इस सर्विस सेक्टर के हिस्से के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो हर कंट्री के अंदर कोशिश ये करी जाती है कि कुछ ऐसे अच्छे अच्छे प्लेसेस को क्रिएट करा जाए कि बाहर के टूरिस्ट, बाहर के लोग आके क्या कहते हैं हमारे देश के अंदर वो चीज देखना चाहे। इसीलिए कहते हैं ना कि 7 अजूबे में से ताजमहल एक अजूबा हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन सोचिए जो इंडिया के अंदर अमीर और रिच पीपल है वो ताजमहल थोड़ा देखना चाहेंगे, तो ताजमहल देख देख के बोर हो गए होंगे, इसलिए वो क्या चाहेंगे कि यार चलिए आईफिल टावर देख लीजिए, फ्रांस चले जाए, पेरिस चले जाइए, चलिए यार मतलब वहां चले जाते हैं, गीजा वो देख लेते हैं, पिरामिड। तो ऐसी चीजें वो देखना चाहते हैं, तो जो बंदा देखना चाहेगा तो ऑफकोर्स वो भी एक सर्विस है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है तो उसके अट्रैक्शन होने का रीजन होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करने वाले 2 रीजन थे, डिमांड और साथ में आपका डिमांड और एक और था ना, तो वो मामला आप देख लीजिएगा, तो वो भी था डिमांड और क्या कहते हैं, आई थिंक सप्लाई, डिमांड और सप्लाई तो था ही वो, लेकिन एक और था मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, कोई नहीं। टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है कि जहाँ पे इंसान अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने माइंड फ्रेश करने के लिए जाता है। और इंसान जाना कहाँ पसंद करता है? गर्मी हो रही है तो इंसान क्या थार के रेगिस्तान के जंगलों में चला जाएगा क्या? नहीं, वो चाहता है कि कुछ ऐसा लॉजिकली उसे देखने को मिले जिसको उसको लगा कि दुनिया के अंदर मैंने इसे कभी देखा ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ रहे? तो ऐसा ही कोई टूरिस्ट प्लेस में घूमना चाहता है, तो उसमें से नंबर 1 है आपका क्लाइमेट पसंद करता है इंसान, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हो, बीच के पास बैठे हो, गोवा वाले बीच पे, है ना, वाला समझ रहे हो गाना, तो सेम ऐसा ही कोई सीन चाहता है, क्लाइमेट ऐसा हो कि क्लाउडी हो, बारिश वाला हो, थोड़ा सा सन ढल रहा हो, ऐसा कोई जगह इंसान ढूंढना चाहता है जो सुकून, ऐसा लगता है कि वो धरती पे बैठे बैठे स्वर्ग को फील कर पा रहा है। तो ऐसे कुछ क्लाइमेट को ढूंढना चाहता है, लैंडस्केप को ढूंढना चाहता है, मतलब बहुत ही हाईएस्ट पे, बहुत ही लोवेस्ट पे, मिडल पे, पत्थरों के बीच में, कहीं पे भी लैंडस्केप मिलना चाहिए, इंसान वो घूमना चाहता है। अब ये मेरे लिए पसंद है, वन ऑफ माय डिजायर, मतलब हिस्ट्री और आर्ट के लिए, मतलब मेरा मन है कि मैं भी जाऊं, ऐसी पुरानी चीजें देखूं जो इतिहास में आज से 4000-5000 साल पहले बनाई गई थी और एट प्रेजेंट टाइम भी बची हुई है, और लोग उसे विजिट कर रहे हैं, और लोग जाते हैं आज की डेट में ऐसे एंशिएंट चीजों को देखना पसंद करते हैं। कोई आर्ट है, कोई म्यूजियम है, कोई बहुत पुरानी चीज है जो बहुत पुराने पास्ट से जुड़ी हुई है, तो ऐसी चीजें इंसान जाता है, ढूंढता है। उसके बाद कल्चर और इकोनॉमिक कल्चर भी बहुत मैटर कर जाता है, नहीं तो लोग पागल है क्या केदारनाथ बद्रीनाथ, मतलब इतने बाढ़ आने के बाद भी लोग विजिट करते हैं। लोगों की एक धार्मिक मान्यताएं होती है ना, जो वो पूरी तरीके से उनकी बनी हुई है, तो सोचिए इंसान कभी नहीं जाएगा कि वो ऐसी जगह को छोड़ दे, तो इसलिए कल्चर भी बहुत मैटर कर जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो एक हो ही गया ऐसा, ठीक है, तो ये है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए सारा टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर आता है, अब आता है क्वाटरनरी एक्टिविटी।
क्वार्टरनरी एक्टिविटी ना दोस्तों ये याद रखना, क्वार्टरनरी एक्टिविटी जो मैंने जितनी भी बताई ना सारे सर्विस सेक्टर है, जहां पे सर्विस सेक्टर होता हो वो सारा का सारा टर्शियरी एक्टिविटी होता है। बट क्वार्टरनरी एक्टिविटी 1% उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर ज्यादातर क्या होता है, डेटा स्टोरेज पे बात होती है। जैसे कि क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर आप देखते हो कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ मैसेज आता है, सर लोन ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ढिमकाना ले लीजिए, है ना, और कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट हो रहा है, कोई कहीं पे कुछ हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के पास पहले से ही होता है, उन पे वो डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर से रिलेटेड ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, इसलिए मैं ये कहूँ तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो कलेक्शन प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सूचना का उत्पादन है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ये जो है ये इसका पार्ट है क्वार्टरली एक्टिविटी का। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब मान लीजिए कि आपने टूरिस्ट एक्टिविटी का काम कर लिया, उसमें आपको स्पेशलिस्ट नॉलेज है, पर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, तो क्वार्टरली एक्टिविटी के अंदर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्वार्टरली एक्टिविटी के बाद एक लास्ट एक्टिविटी आती है, वो एक्टिविटी आती है, देखिए 5वीं एक्टिविटी भी होती है, इसे बोलते हैं क्विनरी एक्टिविटी। क्विनरी एक्टिविटी, देखिए ये चीज सारी एक्टिविटी आपने पढ़ ली, प्राइमरी पढ़ ली, सेकेंडरी पढ़ ली, टर्शियरी पढ़ ली, क्वार्टरनरी थोड़ा बहुत आपने समझ लिया, और उसके बाद क्विनरी एक्टिविटी, और उसके बाद भाई छठी एक्टिविटी नहीं होती, माफी चाहूंगा, मुझे माफ कर दो, छठी एक्टिविटी नहीं होती है, 5वीं एक्टिविटी होती है। इन फ्यूचर अगर आप कॉलेज में पढ़े तो शायद से वहां अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, ढूंढ लीजिएगा, लेकिन इस क्लास में तो आपको नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो आपको, इस जन्म में कह रहा हूं सॉरी, इस क्लास में तो नहीं मिलेगी। क्विनरी एक्टिविटी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट प्रोसेस पे, हाई लेवल इकोनॉमिक थिंकिंग पे, जो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, समझ गए, बहुत बड़े बड़े बिल गेट्स, फेसबुक का ऑनर, हमारे जैसे मोदी जी, ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो लेते हैं ना, वो सारे क्विनरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग थिंकिंग जो होती है, ये सिर्फ इन्हीं के पास आती है, यही क्विनरी एक्टिविटी के अंदर आती है। स्पेस में किस किस को जाना है, किस किस को नहीं जाना है, समझ रहे। तो ये सारी चीजें हैं, सो इतना ही हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर चैप्टर।